हेलो एवरीवन। अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल में मैं अखिलेश आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज शनिवार है और आज की क्लास होती है कुछ स्पेशल, और आज की क्लास में आपके लिए कुछ मैं स्पेशल लेके आया हूं। और ये स्पेशलिटी ये है बच्चों कि जो साल भर के करंट अफेयर हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी अथवा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इस तरह के जो मॉड्यूल हैं सैटरडे संडे वाली क्लास में, जिसमें स्पेशल क्लास होती हैं और समसामयिकी विषयों पे ऐसे विषय जो विज्ञान प्रौद्योगिकी अथवा इन्वायरमेंट से संबंधित होते हैं, उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो आइए उस कड़ी में कुछ और मोतियाँ जोड़ ली जाएँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उसको पढ़ लिया जाए। एक छोटा नोट्स बना के उस पर रख लिया जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला टॉपिक है ई सिगरेट। ई सिगरेट कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था। क्यों आया था उसकी चर्चा करते हैं। ई सिगरेट, ठीक है बच्चों। ई सिगरेट कुछ दिन पहले न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भारत की संसद ने ई सिगरेट को बाकायदा एक्ट बना करके बैन किया है। सिर्फ पीना ही नहीं, इसके निर्माण, इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन, इसका स्टोरेज, इसको रखना, इसको पीना, ये सब कुछ अब बैन है। तो ई सिगरेट के को बैन करने के लिए इसके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और एडवर्टीजमेंट, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं इसको बैन किया गया। ई सिगरेट प्रोहिबिशन बिल लाके जो पार्लियामेंट ने 2019 में ये बिल लाया गया और ई सिगरेट को बैन किया गया। यानी ई सिगरेट न्यूज़ में था क्योंकि इसे बैन किया गया है एक पर्टिकुलर एक्ट के कारण। तो कुछ ना कुछ तो इसमें कमियां रही होंगी या कुछ समस्याएं ये रही होंगी ई सिगरेट की, उसके कारण इसे बैन किया गया। तो बच्चों हुआ ये कि ई सिगरेट होता क्या है पहले ये जान लीजिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निकोटिन अंदर भरा होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गर्म होता है और उस निकोटिन को वेपोराइज करता है, वाष्प में बदलता है, जिसको जो कूल डूड्स एंड डूडनी हैं उसको पीते थे, उसका सेवन करते थे। और ये बनाया इसलिए गया था कि ये आपके सिगरेट की आदत को छुड़ा सके, आपका मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं। लेकिन ये एक फैशन में हो गया और ये कल्ट बनता जा रहा था। यूएसए में तो हालत ये हो गई थी कि जहां 2001 में 1.5% जो थे, जो यूथ पॉपुलेशन है, कूल डूड्स, वो इसे पीते थे। लेकिन 2018 आते आते, ये एक रिपोर्ट है बच्चों, WHO की रिपोर्ट है, 2018 आते आते 21% कूल डूड्स इसे पीना शुरू कर दिया। तो इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें हो रही थी, वो हुक्का बार खुल रहे थे और सभी लोग इसका सेवन करने लगे थे, और कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी इससे दिग्भ्रमित थी और नुकसान भी था। इस कारण से ई सिगरेट को बैन करना पड़ा बच्चों। बाकायदे अपना पार्लियामेंट बैन करता है एक्ट बना करके, और अथराइज करता है ऑफिसर्स को, और उन ऑफिसर्स को ये अथॉरिटी देता है कि आपको अगर ऐसा विश्वास है कि सामने वाला ई सिगरेट बेच रहा है, ई सिगरेट रखा हुआ है, ई सिगरेट बना रहा है, ई सिगरेट का इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उस अवस्था में आप उसके जहाँ भी आपको शंका है वहाँ पे रेड कर सकते हैं। पकड़े जाने पे 50,000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने की सज़ा, या फिर दोनों, ये प्रोविज़न है बच्चों। तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं बताना भूल गया, ये ई सिगरेट से कुछ तो नुकसान होगा इसलिए इसे बैन किया गया। तो जो नुकसान है बच्चों वो ये है कि ये एडिक्शन को छुड़ाने के लिए उपयोग में लाया गया और खुद लोग एडिक्ट हो गए, पहली बात। दूसरी बात, तंबाकू को आप जला करके उससे आपने निकोटीन लिया तो आपके
फेफड़ों में टार पहुंचा, उससे कैंसर हो सकता था। निकोटीन को वाष्प के रूप में भी आप लेते हो तो वो आपको नुकसान करता है। साथ ही साथ पैसिव स्मोकिंग, यानी कि आपके बगल में कोई सिगरेट पी रहा है, आप सिगरेट पीते भी नहीं हो, तो उसकी जो हवा निकलेगी, जो वो एक्सहेल करेगा जो धुआं, उसके कारण आप भी सिगरेट पी रहे हो उतना ही जितना वो आनंद ले रहा है। कहने का मतलब वो तो आनंद ले रहा है जीवन का, उसको तो जीवन की परवाह है नहीं। आप न पीते हुए भी उस पैसिव स्मोकिंग के शिकार बन रहे हो, और वो सारी चीज़ें जो उसे हो सकती थी, जिसमें लंग कैंसर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारी समस्याएं, एलर्जिक रिस्पॉन्स, ये सब कुछ जो स्मोकर्स को हो सकती हैं वो आपको हो सकती हैं। दैट इज कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग। मैं अभी सारा कुछ लिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग लिखेंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी बच्चों कि ये जो एक्सहेल्ड एयर थी, जो पीने के बाद जो निकलती थी, उस एक्सहेल्ड एयर से जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको तो प्रॉब्लम होती ही थी। जो फीटस अंदर डेवलप हो रहा है वुम में, वो भी उसके ग्रोथ पे एडवर्स इम्पैक्ट आता था, और ये प्रूव्ड है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, वेल रिसर्च टॉपिक है। तीसरी बात ये थी बच्चों कि इसमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स भी डालते थे ये कूल और डूड्स एंड डूडनीज। मैं इन्हें कूल डूड्स और डूडनी इसलिए कहता हूँ कि ये स्वतंत्रता के नाम पे स्वच्छंदता ढूंढते हैं, जो कि सही नहीं है। फ्रीडम कुछ और है और उसकी जगह ये कुछ और मांगते हैं, और अंधी दौड़ में दौड़ जाते हैं, अपने कल्चर, अपने रूट को न देख करके बह जाते हैं, और उसमें इनका ही नुकसान होता है। चूंकि युवा हमारे देश की धरोहर हैं और देश के कर्णधार हैं, भविष्य को इन्हीं के कंधों पे आगे आना है। तो जब कलेक्टिवली काफ़ी लोग इस तरह से हो, तो फिर सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए, और इसे ठीक करने के लिए चिंतन भी करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। ठीक है बच्चों, तीसरी बात मैं बता रहा था कि फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं हुक्के के टेस्ट के लिए, कहीं चॉकलेटी, कहीं साइट्रस फ्रूट के, कहीं ऑरेंज, कहीं बनाना फ्लेवर। तो ये फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं केमिकल्स, एंड दीज केमिकल्स आर वेरी मच कार्सिनोजेनिक। ये केमिकल कैंसर कॉजिंग होते हैं, और ये फ्लेवरिंग एजेंट, उसमें निकोटीन को वाष्पीकृत करना और इन फ्लेवर के रूप में सेवन करने के लिए ये फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते थे, एंड दे आर पोटेंशियल कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है द सब्सटेंस विच कैन कॉज कैंसर। ऐसे पदार्थ जो कि कैंसर जैसे रोग को उत्पन्न कर दें, उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजन। तो कार्सिनोजेनिक थे। उसके बाद ये जो यंगस्टर्स के बीच में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था कि यंगस्टर इसे कल्ट के रूप में ले रहे थे कि हाँ, मैं ई सिगरेट पीता हूँ, यो टाइप वाला। तो इस तरह की सोच डेवलप हो रही थी। कहने का मतलब ये आया था कि आपका एडिक्शन छुड़ाएगा, और ये आपके लिए एडिक्शन बनता गया। और एडिक्शन भी ऐसा कि सिर्फ निकोटिन ही नहीं, कार्सिनोजन भी आप ले रहे हैं। और सिर्फ आप नहीं ले रहे हैं, जो पी रहा वही नहीं ले रहा, आपके आसपास के लोग भी उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें थी बच्चों। इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, एक पार्लियामेंट ने बिल पास किया, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज,
एडवर्टीजमेंट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बिल 2019। ये है बच्चों बिल। क्या क्या है? प्रोडक्शन, अगर उत्पादन करेंगे उसका भी प्रोहिबिशन है। मैन्युफैक्चरिंग, इसका निर्माण करेंगे, निर्माण की कई तकनीक डेवलप करेंगे, उस पे भी प्रोहिबिशन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात करेंगे या इसका ट्रांसपोर्ट करते हुए आप पकड़े गए या इसको बेचते हुए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, इसको आपने रखा है भंडार बना करके हुक्का बार खोलने के लिए, तब भी, या फिर इसका आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई पियो और सातवें आसमान पे उड़ो, तो अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो इट इज अ क्राइम नाउ, और ये क्राइम है। और क्राइम के लिए सरकार ने पनिशमेंट डिसाइड किया है। वो पनिशमेंट क्या है वो भी आप जाने बच्चों। ये एक्ट है, एक्ट। और एक्ट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस लाया था इसके खिलाफ, लेकिन ई सिगरेट के खिलाफ एक्ट की आवश्यकता थी। दूसरी बात बच्चों, ई सिगरेट जो कोपाट एक है, कोपाट एक मैं बता दूंगा उसको, उसमें नहीं आता, जिसमें आपके टोबैको आता है, कि टोबैको और उससे बनी चीज़ों को एक पर्टिकुलर एक्ट है उसके अंडर में रखा जाता है। ठीक है, उसका नाम है कोटपा एक्ट। ठीक है बच्चों, ये कोटपा एक्ट किसके लिए था? जो भी टोबैको प्रोडक्ट हैं, 2003 में ये बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 2003 में, कि जो भी टोबैको प्रोडक्ट हैं, टोबैको प्रोडक्ट यानी जो भी टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, वो इसके अंतर्गत, कोटपा एक्ट के अंतर्गत बनते हैं। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, इसका नाम ही है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003। ठीक है बच्चों, तो ये जो कोटपा एक्ट है वो किसके लिए था? सिगरेट के लिए था, जो टोबैको से बना है, अथवा टोबैको प्रोडक्ट्स, जो और भी टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमृत के रूप में नशेड़ी खाते हैं। अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें, उनकी आदत है। रजनीगंधा कदमों में हो दुनिया, इस तरह के एडवर्टीजमेंट भी तो होते हैं। तो और ऊपर से वो लिखे भी होते हैं कि इससे कैंसर होता है, फिर भी लोग नहीं डरते। तो बच्चों ये एक्ट था, इस एक्ट के आधार पर रेगुलेशन था किसके लिए? टोबैको प्रोडक्ट के लिए। लेकिन जो ई सिगरेट था वो टोबैको प्रोडक्ट नहीं था, टोबैको से निकलने वाला सब्सटेंस था निकोटीन। तो कहने का मतलब ये है, ई सिगरेट को कानून कोई नहीं था जो रेगुलेट कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि ई सिगरेट शुड बी रेगुलेटेड। लेकिन कूल डूड्स, क्या कहूँ, यो टाइप के इन लोगों ने ऐसा किया कि फिर इसके लिए एक्ट बनाना पड़ा। एक्ट बना, एक्ट ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट करता है और पनिशमेंट का प्राविधान रखता है बच्चों। और पनिशमेंट क्या है वो भी जान लीजिए। पनिशमेंट है कि इस किसी भी एक्ट में, मतलब किसी भी कार्य में अगर आप लिप्त पाए गए किसी एक में अथवा कई में, तो आपको 50,000 रुपए तक का जुर्माना, 6 महीने की सजा या फिर दोनों, यह है इसका पनिशमेंट। ठीक है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा या फिर दोनों। ये जो आइदर जुर्माना या इम्प्रिजनमेंट या फिर दोनों, ये एक्सटेंट जैसा जैसा ज़्यादा होगा उस हिसाब से बच्चों बढ़ता जाता है। ये है पनिशमेंट, ये था एक्ट ई सिगरेट।
अब जरा ई सिगरेट क्या है उसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख लें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निकोटीन वाष्पीकृत किया जाता है, जिसमें निकोटीन, ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें निकोटीन को वाष्पीकृत किया जाता है स्मोकिंग की जाती है। ठीक है बच्चों, वाष्पीकृत करके आगे की कहानियां आपको पता है। ठीक, तो ई सिगरेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपने बैटरी लगाया, उसका हीटर ऑन हुआ, वो निकोटीन को सबलाइम करेगा, वाष्पीकृत करेगा और उसकी वाष्प को इनहेल करते हैं। इसमें निकोटीन के साथ साथ, इसके साथ साथ कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट जो कि आपके आनंद को बढ़ाते हैं। लेकिन निकोटीन का जो असर है वो प्लस फ्लेवरिंग एजेंट में जो भी केमिकल यूज किए जाते हैं दे ऑल आर कार्सिनोजन। ये बात समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं कि जो एक्ट है उसके द्वारा जो अधिकारी कंपिटेंट ऑफिसर हैं उनको क्या क्या अधिकार हैं, ये भी आपके जानकारी में होना चाहिए। तो कंपिटेंट ऑफिसर कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑन द वेरी बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो पहली बात कहता है कि जो कंपिटेंट अधिकारी होगा वो एसडीएम के लेवल का हो सकता है जो ये डिसीजन लेगा। ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये कहता है कि अगर ऑफिसर ये विश्वास करता है, इफ ऑफिसर बिलीव्स, यदि उसको ऐसा विश्वास है या उसको ऐसी शंका है, बिलीव का मतलब होता है शंका, सीधे सीधे मतलब बात है, अगर शक है तो शक की बिला पे। तो ये बड़े अच्छे शब्द यूज कर दिए जाते हैं कि वो अच्छे लगें, लेकिन होता ये बिलीव का मतलब है अगर शंका हुई लेमैन लैंग्वेज में ऑफिसर को, तो ऑफिसर चेक कर सकता है, रेड डाल सकता है, कैन रेड। ठीक है, किसी भी प्रीमाइस को जहां पे उसे शंका है, एनी प्रीमाइस, एनी प्लेस, एनी प्रीमाइस। ठीक है, अगर ये इस ऑफिसर को ये शंका हो गई कि फला व्यक्ति इस काम में लिप्त है, चाहे एक्सपोर्ट हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्टोरेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, अगर उसे ये शंका है तो वो रेड कर सकता है और अगर चीज़ें बरामद होती हैं तो पनिशमेंट मिलेगा। यानी अधिकारी को जो पावर दी गई है बच्चों, वो उसके अपने विम पे है। अगर वो सोचता है कि हाँ इन्होंने जो है ऐसा किया है, तो अधिकारी जो है उसके खिलाफ रेड कर सकता है और कस्टडी में भी ले सकता है। याद रखिएगा, कस्टडी के लिए जुडिशियल आपको रिक्वायरमेंट होती है, जुडिशरी की, जुडिशरी आपको कस्टडी देती है, बट फॉर दिस यू कैन टेक द पर्सन कंसर्न इनटू कस्टडी आल्सो। तो रेड भी कर सकते हैं और कस्टडी में भी ले सकते हैं। तो सर्च करना, रेड करना, तो आप ये लिख लीजिए, सर्च एंड कस्टडी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट के रूप में। अगर ये पूछ दे, मान लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द ई सिगरेट प्रोहिबिशन एक्ट 2019 द ऑफिसर इन चार्ज हैव द फॉलोइंग अथॉरिटी। पहला, ही कैन रेड ऑन द प्रीमाइस, ही कैन टेक द पर्सन इनटू कस्टडी। आर यू गेटिंग? तो वहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक इलेबोरेट स्टडी करें। तो बच्चों, ये जो ऑफिसर है, इफ़ ही शी बिलीव्स दैट समवन इज़ डूइंग सच जॉब, तो वो रेड कर सकता है और सर्च ऑपरेशन कर सकता है और कस्टडी में ले सकता है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों बैन किया गवर्नमेंट ने। चलने देते,
क्या फर्क पड़ता, जैसे सिगरेट से लोग मर रहे हैं इससे भी मरते, क्या फर्क पड़ता है? बात सही है ना? स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट लोग चिल्लाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अधिकार दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 47। इस आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा बच्चों, क्योंकि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, या आपको मेंस में भी क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। अंडर आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी जो कि सिटीजन के स्वास्थ्य के अगेंस्ट में हो उसको बैन कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये आर्टिकल एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि सिटीजन के हेल्थ और उसके लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए जो भी कदम नेसेसरी हो वो उठाए। ई सिगरेट पब्लिक मेनेस के रूप में तेजी से बढ़ रहा था, उसकी ढेर सारी समस्याएं थीं, तो अंडर आर्टिकल 47 इस आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू टेक स्टेप to restore the life standard as well as the health of the citizen at large। यानी अगर गवर्नमेंट को लगे कि कोई चीज़ पब्लिक मेनास बनेगी, ये पेंडेमिक बनेगा, उसको वहाँ पे रोकने या उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाने उसके लिए गवर्नमेंट अथराइज्ड है, उसको ये पावर मिली है। और पावर कहाँ से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन। और जब कभी बच्चों मेंस में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कोट करते हो और कोहेरेंस में कोट करते हो, मतलब जो पूछा गया है उसी के हिसाब से कोट करते हो, तो आप पे नंबर बरसते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी मिलेंगे, अभी फिलहाल पीटी के लिए हम लोग थोड़ा तैयार हो जाएं। तो ये गवर्नमेंट को जो है पावर है अंडर आर्टिकल 47, इसको आप चाहें तो इसको मैं लिख दे रहा हूं कि अंडर आर्टिकल 47 अंडर अनुच्छेद 47 में भारत सरकार को यह अथॉरिटी तथा रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ध्यान रखिए, विथ ग्रेट पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी भी दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि भाई यू आर अथराइज, आपको ये पावर है और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 47 देता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है भारत सरकार को कि यदि नागरिकों के स्वास्थ्य, पोषण तथा जीवन स्तर को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कारण का निदान या तो पूरा कारण खत्म कर दे या उसका कंट्रोल या उसका नियंत्रण करे। ठीक है बच्चों, ये आप जब बेयर एक्ट में देखेंगे तो उसमें लैंग्वेज कुछ और है जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है, बट इसेंस यही है बच्चों कि 47 आर्टिकल 47 ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि अगर सिटीजन जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य, उनके न्यूट्रिशन और उनके जीवन स्टैंडर्ड पे कोई भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, चाहे वो किसी केमिकल से हो, चाहे किसी के कार्य से हो, कोई भी कारण हो, उसको दूर करने, रेगुलेट करने अथवा उसके लिए मार्ग सुझाने को अथराइज है गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 47 याद रखिएगा, ई सिगरेट बैन के लिए जो एक्ट आया उसके परिप्रेक्ष्य में। ठीक है बच्चों, अच्छा अब एक चीज़ और जान लीजिए कि ई सिगरेट
के लिए ये बैन एक्ट जो आया उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। एक तो है रीज़न कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स मैं लिखा दूंगा। दूसरा है बच्चों कि ई सिगरेट, जो सिगरेट एंड टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसके अंडर में नहीं आता, उसके कारण सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 ये बना था टोबैको प्रोडक्ट और सिगरेट, पान गुटखा, मसाला, इसको कंट्रोल करने में। इस एक्ट के अंतर्गत ई सिगरेट नहीं आता था, अतः ऐसा कानून जो ई सिगरेट को कंट्रोल करे वह नहीं था, यानी वह नहीं था। कहने का मतलब द लॉ द एक्ट दैट कैन कंट्रोल ई सिगरेट वॉज एब्सेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें ये एक्ट पास करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसके बहुत सारे रिपरकशंस थे। तो इसके कुप्रभाव क्या थे उस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। ई सिगरेट के कुप्रभाव। ई सिगरेट क्या कुप्रभाव था? पहला कुप्रभाव बच्चों ये था, जो सबसे बड़ा मुझे लगता है, वो है पैसिव स्मोकिंग। क्योंकि पीने वाला तो प्रभावित है और न पीने वाला भी उतना ही प्रभावित है। तो कहने का मतलब है ये तो बिना गलती के उसको ये सारे बैड इम्पैक्ट्स मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यही लगता है पैसिव स्मोकिंग। जो एक्सहेल्ड एयर है, जो ई सिगरेट से निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों को ठीक वैसे ही प्रभावित करता है जैसे पीने वाले को। अब क्या प्रभावित करता है, प्रभाव क्या है वो यहां शॉर्ट में लिख लीजिए। प्रभाव है रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एक्सपाइसिएशन, एस्मा, यस, ASTHAMA, अस्थमा कहते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में एस्मा कहते हैं इसे, और एम्फाइसीमा। ये सारे रेस्पिरेटरी डिजीज हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा कैंसर, लंग का कैंसर और रेस्पिरेटरी ट्रैक का कैंसर, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इम्पोटेंसी, बांझपन, ये सारे क्या है, प्रभाव है बच्चों किसके? ई सिगरेट्स के। लोग पीते हैं। अच्छा, ई सिगरेट में एक फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कई सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं जो केमिकल होते हैं। दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है बच्चों जिससे कैंसर हो, कैंसर पैदा
करने वाले पदार्थ, फटाफट स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं, कार्सिनोजन हैं, और पैसिव स्मोकिंग हो रही है, लोग परेशान हैं, तो क्यों ना बंद किया जाए। ठीक, पैसिव स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है बच्चों निकोटीन। निकोटीन क्या करता है? निकोटीन ब्लड प्रेशर को रेज करता है अचानक से, और आपको फील होने लगेगा कि अरे वाह सब कुछ अच्छा है, और आपको लगेगा कि आप 7वें आसमान पे हो। लेकिन ये फ्लक्चुएशंस जब बार बार होते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है, हृदय से संबंधित रोग। तो दूसरा जो प्रभाव है इसका कुप्रभाव, चलिए आइए उस पर चर्चा करें, जो कि निकोटीन से है। अच्छा, ये निकोटीन आप टोबैको में तो मिलता ही है, आपको चाय वाय में भी मिलता है, लेकिन कम मात्रा में मिलता है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ चलता है लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा था। तो पहला है निकोटीन। दूसरा प्रभाव हम लोग देख रहे हैं निकोटीन, और निकोटीन के प्रोलॉन्ग सेवन से, ज़्यादा दिन के सेवन से होगा क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। और दूसरा है, अगर कोई महिला इसका सेवन कर रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके जो फीटस, जो उसका बच्चा है, उसके डेवलपमेंट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, इसमें ए आप लिख सकते हैं कि हृदय एवं रक्तचाप संबंधी रोग, संबंधी रोग, हृदय एवं रक्तचाप संबंधी रोग। बी लिख सकते हैं गर्भस्थ शिशु की विकास में बाधक, गर्भस्थ शिशु के विकास में बाधक। अच्छा देखें, गर्भस्थ शिशु के विकास में बाधक पैसिव स्मोकिंग से भी हो सकता है। अगर परिवार में कोई सिगरेट भी पी रहा है, ई सिगरेट तो है ही, सिगरेट भी पी रहा है और वहाँ गर्भस्थ शिशु यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो इट विल श्योरली इम्पैक्ट द न्यूबॉर्न। तो आप अपना तो भविष्य खराब कर चुके हो, सब कुछ बेकार कर चुके हो, ये आने वाले भविष्य के पीछे क्यों पड़े हो? तो नहीं पढ़ने दिया जाएगा, सरकार आपको प्रोहिबिट करेगी। ठीक है बच्चों, निकोटीन का ये असर होता है। कार्सिनोजेनिक फ्लेवरिंग एजेंट मैंने आपको बता दिया, जो कि हार्ट, लंग और ब्रेन में कैंसर पैदा कर सकते हैं। इसके साथ निकोटीन के साथ कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, जो कि रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, और ये कार्सिनोजन होते हैं, कार्सिनोजेनिक, जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं। कहाँ कहाँ का? ब्रेन का, लंग का और ब्लड का भी, बॉडी में कहीं भी कैंसर पैदा कर सकते हैं। सो फ्लेवरिंग एजेंट अलॉन्ग विथ निकोटीन इज गोइंग टू कॉज कैंसर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको नोट करिए, ये पोटेंशियल हार्म है जिसके कारण ई सिगरेट को बैन किया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, तीसरी बात मैं बता दूं, इसे नशा छुड़ाने के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला था, उसी के लिए इसकी कंपनी ने इसे प्रमोट भी किया था शुरू में, ई सिगरेट, कि आप जो है सिगरेट पीना आपका छुड़ाए कैसे, ई सिगरेट पीजिए और सिगरेट पीना छुड़ाइए। तो लोग ई सिगरेट इतना पसंद करने लगे, सिगरेट तो छोड़ दिए, इसे ही पीना शुरू कर दिए, और वो एक कल्ट के रूप में डेवलप हो रहा था। तो आप एक डेटा मैं दे रहा हूँ जिससे आप इस बात को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। WHO के डेटा के हिसाब से USA में 2001 में 1.5%, 2001 नहीं था बच्चों, ये 2011 है। 2011 में 1.5% यूथ, जो यंग पॉपुलेशन थी, वेर एंगेज्ड इन ई सिगरेट स्मोकिंग।
ठीक है। ई सिगरेट स्मोकिंग में कितने लोग थे? 1.5%, जो 2018 आते आते यानी विद इन 7 ईयर्स कितना हो गया? 20.8%। जस्ट सी द ह्यूज डिफरेंस। यूथ किधर जा रहा था? एंड दिस वाज द केस ऑफ यूएसए। और इंडिया में भी जो इंपोर्ट का बिल था, इसको मंगाने का बिल जो था ई सिगरेट का, इनॉर्मसली हाई। तो लगा कि यार ये क्या, युवा पीढ़ी किधर जा रही है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। 2018 में ये यूथ का परसेंटेज हो गया 20.8। आपकी अगली लाइन होनी चाहिए, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप मेंस में कोई बात लिखते हैं और उसे सब्सटेंशिएट करना हो तो आपको कोई ना कोई रिपोर्ट साइट करनी चाहिए, और जो रिपोर्ट जिसकी है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना चाहिए। और ये ऐसे ऑर्डिनरी जो है ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं होने चाहिए, रिपोर्ट ऑथेंटिक होना चाहिए। पता चले कि जी न्यूज़ के अनुसार, रवीश कुमार के अनुसार नहीं, देयर मस्ट बी अ रिपोर्ट दैट मस्ट बी साइट। जैसे ये WHO की रिपोर्ट है, तो WHO ऐरा गैरा संस्थान नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के बहुत सारे संस्थान हैं जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। इस तरह के NGOs भी हैं रिनाउंड। उनकी रिपोर्ट्स अगर आपको आती हैं करंट अफेयर में तो उन्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए और उन्हें साइट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए अपने एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चन के आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि वाई इट इज़ गोइंग टू बी अ कल्ट काइंड ऑफ कल्चर। ये ई सिगरेट पीना एक होता है ना, जैसे कि आई एम लुकिंग लाइक अल पचीनो, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा सोचने लगते हैं लोग, होता नहीं है कि सिगरेट पिएंगे हम रॉबर्ट डेनेरो की तरह दिखेंगे, या फिर हम, क्या नाम था उसका, पियर्स ब्रासनन, तो समथिंग लाइक दिस। ऐसा लोग कल्ट में विश्वास करने लगते हैं और इसको अपने डे टू डे लाइफ में उतार लेते हैं, जहाँ से समस्या शुरू हो जाती है बच्चों। तो आप इसे लिख सकते हैं कि यह स्पष्ट करता है कि युवाओं में ई सिगरेट तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था तथा तेजी से प्रसिद्ध हो रहा था तथा उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा था, तथा उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा था। अच्छा, दिनचर्या का हिस्सा या उनके फैशन का हिस्सा या उनके जीवन का हिस्सा बन करके उन्हें कुप्रभावित कर रहा था, इसलिए ज़रूरी था इस पे बैन। ये बात तो क्लियर हो गई, बैन क्यों लगा, सारी बातें मैंने आपसे बता दी बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके पास अब सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्यों बैन लगाया गया, ई सिगरेट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के बारे में मैंने बता दिया, इसके कुछ की प्रोविज़न जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारी बातें मैंने कवर कर दी। कुल मिलाकर के ई सिगरेट प्रोहिबिशन एक्ट को मैंने इन डेप्थ आपसे चर्चा कर दी है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, चाहे वो प्रीलिम्स में आएगा चाहे वो मेंस में आएगा, उसका जो भी डायमेंशन हो सकता है बच्चों, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। चलिए, इसी संबंध में एक और टॉपिक है, इसको देखते हैं। अगला टॉपिक है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जो कि न्यूज़ में था। ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO की मीटिंग में ट्रेडिशनल मेडिसिन को स्टैंडर्डाइज करने, इसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर करने और इसके प्रभावों और इसके उपयोग को पब्लिश करने कि ये लोगों के पास पहुँचे, परंपरागत जो दवाइयाँ हैं लोग जाने और इसका उपयोग करें, जिससे प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कोई डिजीज़ हो उसके प्रिवेंशन में अगर हम उस डिजीज़ से बच जाएं, उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। मैं फिर से समझाऊंगा, पहले आइए समझते हैं कि ये परंपरागत दवाइयाँ हैं क्या। ट्रेडिशनल मेडिसिन,
ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, परंपरागत दवाइयां। बच्चों आपने सुना होगा दादी माँ, नानी माँ, दादाजी के नुस्खे, नाना जी के भी। ये क्या थे? ये हम सदियों से, हजारों सालों से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग यूज करते आए हैं और हम लोग उससे ठीक भी होते हैं और हम लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड भी रखते हैं। देखिए आयरनी ऑफ फेट, देखिए जैसे हल्दी का प्रयोग हम लोग हजारों साल से कर रहे थे। हमारे दुनिया भर की जो चरक संहिता है या फिर जो भी मेडिसिन से संबंधित जो भी टेक्स्ट हैं, इवन हमारे जो वेद हैं, उनमें हरिद्रा यानी हल्दी के विशेष गुणों की चर्चा है। हम लोग उसको प्रयोग में लाते थे। कभी इन्फ्लेमेशन हो गया उसके लिए, कभी कोई इन्फेक्शन हुआ उसके लिए, कभी चोट लग गई उस पर हल्दी रखते थे, कभी नींद अच्छी नहीं आ रही थी तब हल्दी दूध पी ले रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें। और ये हम करते आ रहे थे कब से? दादी माँ, नानी माँ, उनकी दादी माँ, नानी माँ, तब से हम करते आ रहे थे। और हम चेते कब? जब अमेरिका की एक कंपनी ने हल्दी को पेटेंट कराने का सोचा, तब हमें लगा अरे यार ये क्या हो रहा है, हम तो कब से कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनी की नहीं, अभी हमने ढूंढा है हल्दी में ये चीज़ें हैं। तो हुआ कि रुको देखो हमारे टेक्स्ट में है। तो कुल मिलाकर के तब हम जाकर के जगे। ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं बच्चों, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं। हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष। और टेकन फॉर ग्रांटेड रखने में होता क्या है कि इनकी जो ये परंपरागत दवाइयां हैं, धीरे धीरे इनके प्रभाव या इनकी जानकारी विलुप्त होती जा रही है। तो विलुप्त क्या हो रहा है? इनकी जानकारी, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का नॉलेज है, पहले समझ लीजिएगा, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हुई हमारे और आपके परिवार के बीच में। कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरिया हैं इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड, जिनमें कुछ हर्ब्स यूज होते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का वो इलाज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सम ट्राइबल एरिया, इनके स्पेसिफिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है। ठीक है बच्चों, और ये जो ज्ञान है ये विलुप्त होता जा रहा है। विलुप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन अंग्रेजी दवाई, जो एलोपैथी है उसमें। एलोपैथी के प्रोमिनेंट होने का कारण भी है बच्चों। एलोपैथी पहले तो सुसंगठित है, देखें संगठन का कितना बड़ा असर पड़ता है। एलोपैथी सुसंगठित है, बनती है दवा, ट्रायल होता है, उसके बारे में पब्लिसिटी होती है, कई सारे जर्नल में उसको पब्लिश किया जाता है, हाँ हाँ ये ऐसी है ऐसी है ऐसी है, सभी जानते हैं, फिर डॉक्टर्स उसको यूज़ करते हैं, हम उसे खरीदते हैं और खाते हैं। ठीक है बच्चों, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, यूनानी में ऐसा नहीं है, सिद्धा में ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिशनल जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं इसको हम ऑर्गेनाइज कर ही नहीं पाए हैं। और आज की डेट में भी बच्चों यूनानी, सिद्धा और ये जो हमारी आयुष मेडिसिन की जो थेरेपी का जो ज्ञान है वो पता नहीं अनएक्सप्लोर्ड है और कई सारी डिजीज को क्योर कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यह बहुत ही सस्ता है। जो खर्च आता है स्वास्थ्य पे दवाओं के रूप में, अगर एक व्यक्ति के जीवन काल को देखें तो लगभग एक व्यक्ति के जीवन में जो भी वो कमाता है उसका 20 to 25% वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में खर्च कर देता है, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है बच्चों। इसे हम कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? जब हम इस ट्रेडिशनल नॉलेज को अच्छे से जानें, अवेयर हों, सभी लोग जानें, इसका उपयोग करें, और चूंकि डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं हम इसी से ही अपना इलाज कर सकते हैं, तो क्यों न करें। इस हेतु, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स लेने शुरू किए हैं। और आपको भी पता है आयुर्वेद हमारा सॉफ्ट पावर है। आयुर्वेद को अब दुनिया मानने लगी है, योगा को अब दुनिया एक्सेप्ट करने लगी है। तो आयुष में योगा, आपका आयुर्वेद
यूनानी, सिद्धा, ये सारे जो हैं दवा की जो थेरेपी के मेथडोलॉजी हैं वो सारी हैं। तो इसको वैश्विक रूप से जिस तरह से एलोपैथी है उस तरह से स्थापित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये कदम उठाया है बच्चों, जिसमें WHO के साथ मीटिंग करके, WHO और अदर कंट्री के साथ मीटिंग करके इसको स्टैंडर्डाइज करने का, इसके नॉमेनक्लेचर का, इसके क्लासिफिकेशन का और इसके पब्लिकेशन का जिम्मा लिया है। तो आप ये लिख सकते हैं कि पहले तो लिख लें कि परंपरागत दवाएं क्या होती हैं। तो परंपरागत दवाएं, ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो दवाएं हैं जो रोग के निदान की विधियां हम हजारों साल से, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखने में बहुत टाइम लगता है, जो रोग की विधियां हम हजारों साल से उपयोग में लाते थे तथा जो जंगल की, जो विश्व के जनजातियों के पास प्रचुर ज्ञान के भंडार के रूप में स्थित हैं, जो जनजातियों के पास प्रचुर ज्ञान के भंडार के रूप में उपस्थित है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, मेडिकल नॉलेज, डेवलप्ड बाय इंडिजिनस कल्चर, मेडिकल नॉलेज डेवलप्ड बाय इंडिजिनस कल्चर। अच्छा बच्चों, ये केवल मेडिसिनल प्लांट या मेडिसिनल सब्सटेंस तक नहीं है, ये रिचुअल्स भी है, स्पिरिचुअल रिचुअल्स भी हैं, उसके भी अपने प्रभाव हैं। जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उससे जो सुगंध निकलती है अथवा जो उससे गैसेस निकलती हैं, उसका आसपास के एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने अभी पता नहीं किया है। ये हम मान के बैठते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली ये हमें पता है कि ऐसे हवा शुद्ध हो जाती है, बट इट इज़ नॉट स्टिल स्टैब्लिश्ड। हम एक्सपेरिमेंट के रूप में इसे नहीं कर पाए हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो हो सकता है कि इसे वैश्विक लेवल पे हम कह सकें कि भाई ऐसा करने से आप जो है हवा शुद्ध करेंगे। इंडीड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, लेकिन उसके साथ अन्य जो सामग्री जलती हैं उससे हवाएं शुद्ध भी होती हैं, वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्पिरिचुअल जो रूटीन है उससे भी संबंधित है। तो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो सिर्फ आप किसी पदार्थ से मत समझिएगा, वो स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशन आप के चले आ रहे हैं उससे भी संबंधित है। ठीक है, और उसे फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेडिकल नॉलेज डेवलप्ड बाय इंडिजिनस कल्चर इन फॉर्म ऑफ प्लांट, इन फॉर्म ऑफ प्लांट का मतलब जो हर्ब हैं, जड़ी बूटी के रूप में, और उससे निकलने वाले सब्सटेंस, उससे निकलने वाले पदार्थ के रूप में या प्लांट प्रोडक्ट के रूप में, कुछ भी हो सकता है। एनिमल, गांधी जी कहते थे बकरी का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है, तो कहीं से सुने होंगे और वो खुद भी पीते थे और बुद्धि बताने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों को यूं ही भगा दिया बिना कुछ लड़े भिड़े ही। तो एनिमल, आर यू गेटिंग? तो एनिमल से भी कुछ लाभ हैं और ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं। जैसे मैंने पेंगोलिन के बारे में उस दिन चर्चा की थी कि चाइना में उसके स्केल्स का मेडिसिनल यूज़ होता है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। राइनोसरस राइनो जो होते हैं, गैंडा, उनकी सींग में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो सो मेनी एनिमल्स आर आल्सो देयर जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझते रहें, एनिमल लिखने के बाद आप जीरो में ना चले जाएं, शून्य में, कि अरे एनिमल कैसे, हम कौन से एनिमल से दवा करते हैं। गाय का घी प्रिफरेबल है, गाय का दूध प्रीफर करते हैं हम, भैंस के दूध और गाय के दूध, ये तो स्टैब्लिश्ड फैक्ट भी हो गया है। आर यू गेटिंग? सो प्लांट सब्सटेंस, एनिमल, स्पिरिचुअल थेरेपी,
स्पिरिचुअल थेरेपी और मैनुअल टेक्निक्स बच्चों, मैनुअल टेक्निक्स बहुत ही प्रोमिनेंट है गांव में। कंधे उतर जाते हैं, हाथ दोहरा हो जाता है या टखने उतर जाते हैं, उसको बैठाने वाले लोग होते हैं। सही बैठाने वाला हुआ तो वो सही कर देता है, और लेकिन गलत बैठाने वाला हुआ तो वो आपको उल्टा परेशान कर सकता है। तो अगर वो मैनुअल टेक्निक्स जो सही बैठाने वाला है, उस ज्ञान को अगर उपयोग में लाया जाए, उस ज्ञान को, यानी वो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको अगर हम जो है उपयोग में लाएं तो हम काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपने सुना होगा नाड़ी वैद्य के बारे में। इसे हम नीम हकीम खतरे जान के रूप में मानते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत की 70% आबादी को रोगों से दूर करने में इनका योगदान है, और ये भारत सरकार का रिसर्च है। तो इसको भी आप ये लिखना चाहें तो लिख लें कि सॉरी, भारत सरकार मैंने कहा, WHO ने ये रिपोर्ट दी है कि अबाउट 70% रिपोर्ट है एक बच्चों, किसने दी है वो मैं बता देता हूँ। रिपोर्ट WHO की है, और WHO कहता है कि लगभग 70% भारतीय पॉपुलेशन डिपेंड करती है, रिलाई ऑन करती है ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस पे। ये बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 70% भारतीय पारंपरिक दवा पद्धति पर निर्भर है। आप सोचें बच्चों कि कितना, और ये पारंपरिक दवा पद्धति क्रॉनिक डिजीज के समय में आप नहीं लेते, बट डे टू डे लाइफ में आप लेते हैं। जुकाम हो गया, आप काढ़ा पी लेते हैं। आप पीलिया हो गया है, लीवर की बीमारी है, आप जो पुनर्नवा जिसको कहते हैं, बोहराविया डिफ्यूज़ा, आपने देखा होगा गांव में, उसको लोग पीते हैं, काढ़ा बना के उसका पी लेते हैं और ठीक भी होते हैं। पुनर्नवा, बोहराविया डिफ्यूज़ा, जिसको कहीं कहीं गधपुरना की जड़ भी कहते हैं, वो जड़, उसकी जड़ लेकर के उसको पीते हैं हम लोग। किस में? जॉन्डिस के केस में। जॉन्डिस के केस में खस है, खस की जड़ों को लेते हैं, उसका आप शरबत बना के पीते हैं। सिम्बोपोगान, जिसको लेमन ग्रास कहते हैं, उसका आप शरबत पीते हैं। तो देयर आर सो मेनी ट्रेडिशनल प्लांट्स जो मेडिसिनल भी हैं और जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी और हम हज़ारों साल से यूज़ कर रहे हैं। नीम है, हल्दी है और बाकी बहुत सारे बच्चों, चूँकि ये वो क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको मेडिसिनल प्लांट पढ़ाऊँ, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। WHO की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 70% भारतीय पारंपरिक दवा पद्धति पर निर्भर करते हैं, जिसमें पारंपरिक दवा पद्धति में प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं और स्पिरिचुअल थेरेपीज़ हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ मैनुअल टेक्निक्स हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लो बच्चे कि पहले आप के कोलगेट में नमक है कि नहीं, अब एक्टिवेटेड चारकोल है कि नहीं। ये चीज़ें बदल रही हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल आज पूछ रहे हैं, और अगर आप 30 साल पहले जाके देखें तो आपके दादाजी लोग राख से दांत धुलते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करो, बट देयर वाज समथिंग विच वेयर ऑलरेडी नोन टू देम, जो वो जानते थे और वो करते आए थे, और आज आप एक्टिवेटेड चारकोल अपने मंजन में देख रहे हैं। दैट मीन्स द ट्रेडिशनल थेरेपी दे वर डूइंग 30, 40, 50 years back, now we are just taking it in that very form, और वो भी पैसे दे करके। Are you getting? तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी होगी। तो ये जो मेडिकल knowledge developed by indigenous people in their culture in form of plant, substance, animal, spiritual therapy or manual techniques, ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन, और हमें इसलिए डेवलप करना है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री एंड अबाउट 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंड ओवर इट। तो अगर ये इफेक्टिव होगा तो ये 70% पॉपुलेशन तो फ़ायदा पाएगी ही पाएगी। हम अपने इस
इंडिजिनस नॉलेज से पूरी दुनिया का इलाज कर सकते हैं, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ। तो इसी कारण से बच्चों आयुष ने WHO के साथ एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में कहा कि हम जो है अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन के नॉलेज को क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका नाम संजय है, किसी का सुनील है, किसी का अजीत है, किसी का अखिलेश है। अगर हम सभी स्टैंडर्डाइज नेम एक हो जाए इंडियन, तो क्या होगा, इंडियन विल बी अ ब्रांड। आर यू गेटिंग दिस? तो स्टैंडर्डाइजेशन का है कि हम अपनी दवाओं को एक ब्रांड नेम देंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, और एक्सेप्ट करना होगा। हम अपनी टेक्निक्स को एक ब्रांड नेम देंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसको डिटेल करेंगे, उसके प्रभावों को बताएंगे, और उन प्रभावों को पब्लिश करेंगे। किसमें? रिनाउंड जर्नल्स में। रिनाउंड जर्नल में जब वो पब्लिश होगा तो लोगों तक जाएगा, लोगों तक जाएगा तो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट में हम प्रूफ भी दिखाएंगे। और जब हम ऐसा कर लेंगे तो हम अपने इस ट्रेडिशनल नॉलेज को सत्यापित कर लेंगे और स्थापित कर लेंगे एक रोग नैदानिक पद्धति के रूप में, जो कि अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है जिसकी मैं आयुष की बात मैं कर रहा हूं, जिस पे उसे होना चाहिए था। यही है सारी बातें बच्चों। ये डिस्कशन था आपके ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसमें आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO के साथ एक मीटिंग की थी। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा जानते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की मेथडोलॉजी है वो पूरे यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, योगा, इन सब में जुड़ी हुई है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्यों हम इसे वर्ल्ड वाइड स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो चलिए आइए थोड़े बेनिफिट्स के बारे में हम लोग जान लें, और उस बेनिफिट को समझने के लिए WHO का जो रिपोर्ट है कि 70% ऑफ इंडियंस आर डिपेंडेंट ओवर दीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, उस रिपोर्ट को ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो पहला जो इसका लाभ है, हम लोग लाभ की बात कर रहे हैं, जिसके कारण हम आयुष को और भी प्रिवेलेंट बनाना चाहते हैं, विश्वव्यापी बनाना चाहते हैं कि इसको और भी लोग उपयोग में लाएं। इसका पहला लाभ है बच्चों कि जो हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विस जो अभी हम देखते हैं अस्पतालों के रूप में और अंग्रेजी दवाओं के रूप में, और जो नंबर ऑफ पेशेंट है, इसके बीच एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ये गैप, और आपको पता है कि कितने मिलियंस पे यहाँ डॉक्टर की मौजूदगी है, और ये जो गैप है नंबर ऑफ पेशेंट, हेल्थ सर्विस और नंबर ऑफ पेशेंट की, वो भारत में बहुत बड़ा है। और इस गैप को ब्रिज करने का काम, इस गैप को जोड़ने का काम आयुष यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन थेरेपी कई सालों से करती आ रही है। तो ये जो गैप को जोड़ने या ब्रिज करने का काम, जोड़ने के लिए परंपरागत दवाएं काफी कारगर हैं बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ रोग ऐसे हैं जो प्रिवेंटिव हैं, अगर हम उससे बच जाएं और वो हमें हो नहीं तो हमें हेल्थ सर्विस की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो प्रिवेंटिव मेथडोलॉजी भी खूब सारी हमारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में, कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जानना चाहिए। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेथडोलॉजी अपना करके हम उस रोग से बच जाते हैं तो हमारा हेल्थ सर्विस का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, बचेगा, और ये ब्रिज भी गैप होगा, लेस पेशेंट विल बी देयर। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि बचाव के उपाय जो कि पारंपरिक औषधि व्यवस्था में हैं, उससे रोगों से बचा जा सकता है।
ठीक है बच्चों, उससे रोगों से बचा जा सकता है। तो जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो प्रिवेंटिव केयर, बचाव ही उपचार है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा भी जाता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जो हमारी पारंपरिक दवाएं हैं, औषधि व्यवस्था है, उसमें प्रिवेंशन को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है बच्चों, कि आप रोग से बच ही जाइए, इससे कन्फ्रंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको हेल्थ सर्विस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर आप बचेंगे तो नंबर ऑफ पेशेंट कम होंगे, नंबर ऑफ पेशेंट कम होंगे तो हेल्थ सर्विस और नंबर ऑफ पेशेंट के बीच जो गैप है उसको हम ब्रिज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अच्छा, अगला लाभ क्या है? लो कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आइए इसको देखते हैं। तीसरा लाभ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये सारे आपको सेंटेंस के रूप में आ सकते हैं बच्चों, तो इसलिए आपके पास एक एनालिसिस होनी चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लो कॉस्ट। अब घर में ही बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंस हैं जिसको आप यूज़ करके बहुत सारी जो डे टू डे लाइफ में होने वाली बीमारियां हैं उस पर उससे निजात पा सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण। ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उनको कैटर करेगा, और एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सबको जो स्वास्थ्य की सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने की बात जो भारत सरकार का सपना है उसको साकार करने में मदद करेगा बच्चों। तो आप 2 चीज़ लिखें कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस होने के कारण ये जो अति गरीब हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उनके भी स्वास्थ्य की सेवाएं हम दे सकते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये आयुष्मान भारत आपने देखा होगा, उसका ही इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर एक कदम है। लेकिन अभी भी जो कॉस्ट आती है बच्चों हेल्थ सर्विस की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथडोलॉजी है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा सकता है। तो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस को जोड़ लीजिएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और आयुष्मान भारत करेंट से इसको आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये मटेरियल आपका पूरा हो जाएगा आयुष्मान भारत, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और बिलो पॉवर्टी लाइन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मेजर डिजीज जो क्रॉनिक डिजीज हैं उसको ट्रीट करने में ये हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, तो क्या बात है इसकी। और जो इसका जो चौथा लाभ है बच्चों, वो इस पद्धति का जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, यानी पूरे शरीर में जो दोष हैं उन सारे दोषों को एक साथ ट्रीट करने का, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। जैसे क्या होता है एलोपैथ में, अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर का इलाज करेंगे, पेट में गैस है तो वो पेट का इलाज करेंगे, वो लंग्स का या आपके जो श्वसन सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इलाज नहीं करेंगे, वो लीवर को छोड़ देंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथडोलॉजी हैं जिसमें जो आयुष के जो फुल फॉर्म आप जानते हैं, वो सारे मेथडोलॉजी में हम होलिस्टिक बॉडी को एक डिजीज़ की एंटिटी मानते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो निदान होता है वो पूरे शरीर का निदान होता है, किसी पर्टिकुलर पार्ट का नहीं। उससे होता क्या है बच्चों कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेजर साइड इफ़ेक्ट जो अंग्रेजी दवाओं के होते हैं, जो हम आप जानते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि रोग का लोकलाइज्ड इसमें
इलाज नहीं है, होलिस्टिक बॉडी का इलाज है। तो होलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका लाभ हमें मिलता है। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग डिजीज, और इस होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग डिजीज का मतलब है कि आपका माइंड भी, बॉडी भी, और एक नेक्स्ट लेवल है सोल, जहां पे मैंने कहा ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, यहां तक पहुंचने का प्रयास होता है कि माइंड और बॉडी का तो इलाज हम कर ही रहे हैं, हम माइंड और बॉडी को कंट्रोल करने वाली एंटिटी को भी नेक्स्ट लेवल पे जाए, यानी इमोशनल कोफिशिएंट उसका बढ़े, यानी कि हम साइकोलॉजिकल लेवल पे भी उसको ट्रीट करें। ये है होलिस्टिक अप्रोच, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी में यूज होती है, जिसके कारण लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट, लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, निदान भी हो जाए और उसके साइड इफेक्ट भी ना हो, व्यक्ति ठीक हो जाए, ठीक सिर्फ उसी रोग से ना हो बल्कि और भी उसके मन में, उसके तन में स्थिरता आ जाए, तो क्या बात है। और ये सारी चीज़ें हमें ट्रेडिशनल मेथड के जो मेथडोलॉजी हैं, जैसे कि नोट ही कर लीजिए बार बार, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योगा और नेचुरोपैथी, ये सारे ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज हैं जिसको हम सदियों से उपयोग में लाते आए हैं। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग डिजीज, तो जो अप्रोच होता है वो होलिस्टिक होता है, जिससे लिस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट होते हैं और इलाज जो होता है वो परफेक्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये तो बेनिफिट्स हैं किसके, जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं, लेकिन समस्याएं क्या हैं हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज की, जिसके कारण ये सारे बेनिफिट्स हम 100% फिटनेस के साथ अवेल नहीं कर पा रहे हैं। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद दीज ट्रेडिशनल नॉलेज। तो लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज विद दीज ट्रेडिशनल नॉलेज। और उस परिप्रेक्ष्य में जो पहला इशू है बच्चों इस ट्रेडिशनल नॉलेज में, वो है अनरेगुलेटेड। ठीक है बच्चों, जैसे जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं एलोपैथी की, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ICMR है, बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके लिए चीज़ें अभी उस स्तर तक नहीं हैं। अब धीरे धीरे हो रही हैं, आयुष मिनिस्ट्री आई है, अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। अर्लियर इट वाज अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड होने के कारण इसके मिसमैनेजमेंट हुए। मिसमैनेजमेंट का मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल नॉलेज था वो हर जगह उसी रूप में नहीं पहुंचा। हर आदमी हकीम बन गया, हर आदमी कोई ना कोई किताब पढ़ के अपनी दुकान खोल लिया और उसने इलाज किए, और उसके कारण विश्वसनीयता इसकी घटती चली गई, क्योंकि आउटकम अच्छे नहीं आए। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो उसकी विश्वसनीयता घटेगी, और रिजल्ट अच्छे इसलिए नहीं आए क्योंकि इट वाज अर्लियर अनरेगुलेटेड। कोई इस पे कोई कानून नहीं था, कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसके तहत ये सारी चीज़ों की पढ़ाई ढंग से हो। और पढ़ाई तो मान लो होती भी थी भारत में, लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी जैसा कि एलोपैथी में है। तो अनरेगुलेटेड होने के नाते इसकी विश्वसनीयता न सिर्फ भारत में कम हुई बल्कि वैश्विक रूप से इसकी विश्वसनीयता कम हुई। हुआ क्या, बाकी लोगों ने आयुर्वेद को अच्छा कहना शुरू किया, तब जाकर के हम लोग भी जगे। और ऐसा होता है जब बाहर कोई बता दिया जाता है कि नहीं अब जो है कोलगेट में एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए, तो हमको लगता है कि हाँ हाँ एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए, जबकि वी आर ऑलरेडी यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल इन फॉर्म ऑफ ऐश, और हम उसको उपयोग में ला रहे थे, लेकिन हमको तो आदत है बाहर से जब आएगी न्यूज़ तो जगेंगे। तो अनरेगुलेटेड होने के नाते इसने नुकसान सहा है बच्चों। तो नाउ
इट इज़ गोइंग टू बी रेगुलेटेड, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और भी जो ट्रेडिशनल संस्थाएं, कई सारे इंस्टीट्यूट में इससे पढ़ाइयाँ पहले भी होती थी, अब हो रही हैं और अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही हैं। तो इट वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, पहली चीज़। दूसरी बात, ये बहुत ही डिस्पर्स्ड है, ये एक जगह कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है। किसी पॉकेट में कुछ ट्राइब्स कुछ कर रहे हैं, किसी पॉकेट में कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत डिस्क्रीट है, इधर उधर फैला हुआ है। एक जगह एग्रीगेटेड रहता तो इसका इम्पैक्ट कुछ और होता। तो दूसरी समस्या ये है बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी समस्या है स्कैटर्ड एंड डिस्क्रीट, फैला हुआ तथा कुछ स्थानों तक सीमित। दोनों एंटागोनिस्टिक आपको लग रहे होंगे। फैला हुआ इन द सेंस कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और दूसरी बात कि कुछ स्थानों तक सीमित, और जो जहाँ जहाँ ये पॉकेट्स में है उन दोनों में कोई इंटरैक्शन नहीं है जिससे कि एक दूसरे को सपोर्ट मिले। अगर ऐसा सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर लें कि ये सारी मेथडोलॉजी में होने वाले जो इलाज हैं, उसके आउटकम, उसके ड्रग ट्रायल और उनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को एक प्लेटफॉर्म पे ला के रखा जाए, तो डिसीजन मेकिंग कहीं और अच्छा हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए ये स्कैटर्ड और डिस्क्रीट है, जिसके कारण इसको हम, इसके पोटेंशियल को हम हार्नेस अब तक नहीं कर पाए हैं। तीसरी बात बच्चों, जो इसमें प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर हैं, कुछ तो रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशन से किया है, जिनकी संख्या बहुत कम है, और जिनको हम झोला छाप कहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो झोला छाप नीम हकीम खतरे जान, ये बात सही है, और उसको हम, चूँकि अनरेगुलेटेड है तो वो अनचेक्ड भी होता है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो गाँव में उस समस्या को मिटिगेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत हार्श नहीं हो पाती गवर्नमेंट, जबकि होना चाहिए। तो समस्या यहाँ भी है, प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अनरेगुलेटेड होने के कारण ये भी एक समस्या है। और लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चौथा है लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसको भी जरा समझिएगा। अगर बच्चों आप डॉक्टर मेडिकल की तैयारी करते हो और आपका MBBS नहीं होता, और आपका अगर BAMS होता है या BUMS होता है, तो आप ड्रॉप कर देते हो, आप उसको नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको ये पता है कि आपके दिमाग में ये है कि MBBS डॉक्टर्स आर सुपीरियर टू देम। वाई? क्योंकि ये ट्रेडिशन चला आ रहा है, और होते भी हैं सुपीरियर, इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो पद्धति है वेल एस्टेब्लिश्ड है। आर यू गेटिंग? वो रिनाउंड है, वर्ल्ड एक्लेम्ड है, उसको मानने वाले ज़्यादा हैं, उसके जो परिणाम हैं वो बड़े कंक्लूसिव हैं, रिजल्ट उसके प्रॉमिसिंग हैं, इसलिए उनकी पद्धति सुपीरियर है, इसलिए जो हायर जो रैंकर होते हैं उन्हीं को MBBS करने को मिलता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये रेगुलेटेड होता, स्कैटर्ड नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड होता, तो क्या आप BAMS ना करते? बिल्कुल करते। आप मजबूरी में BAMS या BUMS करते हैं, तब आप खुश होकर के करते। क्यों? क्योंकि आपका जो पैटर्न था, मेथडोलॉजी था, वेल एक्लेम्ड होता, वर्ल्ड लीडिंग मेथडोलॉजी में होता। तो ह्यूमन रिसोर्स की भी कमी हो जा रही है, और ये ह्यूमन रिसोर्स की कमी कहीं ना कहीं इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो इसके स्कैटर्ड अनरेगुलेटेड होने के कारण है। ठीक है बच्चों? तो ये तो कमी है, बट दे ऑल आर लिंक्ड। यानी अगर इसको स्ट्रेंथन करना है तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? वे फॉरवर्ड यही होगा बच्चों कि ऑर्गेनाइज करें हम इसे, और यही काम आयुष कर रही है WHO के साथ मीटिंग करके, ट्रेडिशनल नॉलेज को स्टैंडर्डाइज करने का, पब्लिकेशन करने का, और नॉमेनक्लेचर करने का, और उसे ऑर्गेनाइज करना और अवेयर करने का लोगों को। ये काम आयुष कर रही है। वो दिन दूर नहीं कि ये भी उस क्षितिज को छुएगा जहाँ इसे
होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे इश्यूज रिलेटेड विद ट्रेडिशनल सिस्टम। आइए चलिए चर्चा करते हैं वे फॉरवर्ड की। बिना वे फॉरवर्ड के तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि यू आर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, एक जन सेवक है, और जन सेवक का काम ही होता है कि वो समस्याओं का निदान ढूंढे, सिर्फ समस्याएं गिना करके भाग जाए। ऐसा काम केवल और केवल भारत में पत्रकारों को दिया गया है कि भाई आप केवल समस्या गिनाओ और भाग जाओ, केवल समस्या गिनाओ। तो ये भी उनका काम है, तो वो करते हैं ऐसा। तो आइए चलिए हम लोग वे फॉरवर्ड की चर्चा करें। वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? फर्स्ट, आपको क्या लगता है, अब तक की बात जो आई उससे क्या समझ में आया? वे फॉरवर्ड वही होगा जहां जहां हम पीछे हैं। पीछे हम कहाँ हैं? हमारा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है सिस्टम। तो पहला वे फॉरवर्ड होगा कि हम अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में डालें, उसको लोगों को उसके बारे में अवेयर करें, दैट मीन्स प्रमोट करें, लोग उससे जुड़ें, तब तो हमारा जो पहला काम है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। Organization of traditional medicine system must be strengthened हिंदी वर्जन। जो संगठन है हमारे पारंपरिक दवा पद्धतियों में, उसको और मजबूत किया जाए। दूसरा, प्रमोशन एंड अवेयरिंग। दूसरा, प्रमोशन एंड अवेयरनेस अबाउट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। यानी कि हम इसे प्रमोट करें, दुनिया को बताएं कि चलो भाई देखो हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो कि प्रिवेंटिव केयर से ही आपको बचा लेगी। रोग तो आपको होगा ही नहीं, इम्यूनिटी इतनी शानदार रहेगी कि रोग आपसे दूर भागेगा, तो फिर आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी हेल्थ केयर की? आर यू गेटिंग? सो वी मस्ट प्रमोट इट, वी मस्ट मेक अवेयर पीपल। लेकिन इसके लिए आपको तीसरा काम करना होगा, पब्लिकेशन ऑफ योर नॉलेज, तभी तो लोग जानेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों? तीसरा है पब्लिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। ठीक है बच्चों, पब्लिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। पब्लिकेशन और स्टैंडर्डाइज करने के लिए ज़रूरत होगी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो, और वो भी कौन सा ह्यूमन रिसोर्स? ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स। तो चौथा हम यहाँ लिख देते हैं, चौथा है कि ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग हो और मानव विकास, जो क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स को, मानव श्रम जो है आपका रिसोर्स के रूप में, स्किल्ड मैन पावर, वो आप डेवलप करें। जिसके लिए आपको क्या करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। किसका इंफ्रास्ट्रक्चर? इंस्टीट्यूट्स का। तब तो किसी भी प्रोजेक्ट को आपको सस्टेन कराना है, उसे कई साल तक आगे तक ले जाना है बच्चों, तो आपको मैन पावर चाहिए होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको करना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं उसको बता देता हूँ, जिसके कारण ये डिस्क्रीट और स्कैटर्ड बना हुआ है,
वो है बच्चों कोलैबोरेशन। आपसी सहयोग नहीं है, सब अपनी नफली अपना राग करते हैं, इसलिए ये ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोवाइडर हैं जो अलग अलग जो इनकी पद्धतियां हैं वो एक दूसरे को नॉलेज शेयरिंग नहीं करते। तो कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन among traditional medicine providers, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कहीं ना कहीं इसी के कारण ये पद्धति पिछड़ी हुई है और पिछड़ी रहेगी जब तक कि ये इंश्योर नहीं होता। जो डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में अगर कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन नहीं होगा तो ज्ञान की जो गंगा बहनी चाहिए वो ज्ञान की गंगा अवरुद्ध रहेगी, पीर बढ़ती रहेगी, पर्वत सी होती रहेगी, गंगा नहीं निकलेगी। और अगर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोलैबोरेशन हो गया तो इस हिमालय से भी गंगा निकलेगी। तो ये बातें थी बच्चों ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के बारे में। जो कुछ भी एनालिसिस आपके पास पहुंच गई है, एक जानकारी ध्यान रखिएगा। और क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं, इन सब पे एक चर्चा। चलिए आइए, एक छोटा सा टॉपिक है, जो टॉपिक है तो अपने पड़ोसी, जो मेरा अपना आप सबका प्यारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उससे जुड़ा हुआ, लेकिन जो टर्म है वो आपको जानना चाहिए, वो है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। नाम से बिल्कुल मत घबराइएगा, नाम से अगर आप डर गए तो फिर समझ लीजिए आप घर गए, क्योंकि गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो घर गया। तो घर नहीं जाना, इसलिए कॉन्जुगेट टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। बेसिकली कॉन्जुगेट वैक्सीन टर्म है, पहले हम इसे समझेंगे। और चूंकि ये कॉन्जुगेट वैक्सीन टाइफाइड के लिए पाकिस्तान में यूज होना शुरू हुई है, पाकिस्तान में, ठीक है बच्चों, इसलिए टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन से बात शुरू करेंगे। तो न्यूज़ में ये टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन इसलिए आई क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है कभी कभी बुद्धिमानी का काम करता है और अपनी जनता, जो उसकी प्यारी जनता है, उसके लिए टाइफाइड रोग से बचने के लिए जो ऑलरेडी वैक्सीन था, ट्रेडिशनल वैक्सीन जिसको कहते हैं, छोड़ के कंजुगेट वैक्सीन जो टाइफाइड के लिए था उसको यूज़ करने वाला विश्व का पहला देश बना है। सो कंजुगेट वैक्सीन को उपयोग में लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है पाकिस्तान। कहीं तो पहला हो, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन को यूज़ करने वाला पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री बना है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए इसको यूज़ करेगा। और यूज़ क्यों, किसके लिए करेगा? क्योंकि यहाँ जो टाइफाइड है, या यहाँ क्या कह लें, कहीं भी जो टाइफाइड है वो एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट हो गया है। बच्चों ये जो एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट आप शब्द देख रहे हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया के लिए होता है, ठीक है, जो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स 1 2 3 मल्टीपल एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध डेवलप कर लेते हैं। क्या डेवलप कर लेते हैं? प्रतिरोध। जरा इसको समझ लेते हैं, फिर आपसे हम लोग बात करेंगे आगे। कंजुगेट वैक्सीन को अभी रोक देते हैं। एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड,
एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी होता है, जिसको एक्सडीआर टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सडीआर, एमडीआर, ये टीबी है। एक्सडीआर है एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट, एमडीआर है मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। कभी एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग इस पे भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ ज़रा सा आप ध्यान दे दीजिए। ये बैक्टीरिया बच्चों, ये वही बैक्टीरिया हैं जो पहले एंटीबायोटिक 1 से मर जाते थे, लेकिन एंटीबायोटिक 1 का आपने जाने अनजाने में ऐसा उपयोग कर लिया, ऐसा उपयोग कहना गलत होगा, दुरुपयोग कर लिया कि अब ये 1 से नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? क्योंकि इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लिया, इसके खिलाफ प्रतिरोध अपने अंदर उत्पन्न कर लिया। तो आपने कहा चलो ठीक है, दूसरे से देखते हैं। दूसरे से ये शुरू में मर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद इससे भी मरना बंद कर दिया। सिंपली इन्होंने इसके भी खिलाफ अपने जेनेटिक मटेरियल में प्रतिरोध उत्पन्न कर लिया, रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया, और फिर तीसरे से भी नहीं मरने लगे, चौथे से भी नहीं मरने लगे। अब क्या हुआ? एंटीबायोटिक कंपनी में हाहाकार मच गया कि भाई ये जो बैक्टीरिया बन गया, ये अब बैक्टीरिया नहीं रहा, अब ये हो गया है सुपर बग। तो इसका नाम हो गया सुपर बग। ठीक है बच्चों, कोई भी बैक्टीरिया जो मल्टीपल ड्रग से अपना रेसिस्टेंस डेवलप कर ले, इट इज कॉल्ड सुपर बग। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस डेवलप होता है कहीं ना कहीं उसमें आपकी गलती होती है, क्योंकि आपको आदत है एंटीबायोटिक ऐसे ही खा लेने की। डॉक्टर तो आप वैसे भी हो जाते हैं, लिटरेसी है इंडिया में तो डॉक्टर आप हो गए। और सबसे बड़े जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले हो जाते हैं, तो आप वहीं चले जाते हैं, सीधे सीधे कहते हैं भैया ये दिक्कत है, हमें एंटीबायोटिक दे दो। तो उसको जानकारी भी नहीं रहती कि विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी गिवन इन दिस पर्टिकुलर इलनेस। वो उठा करके उसके जो थर्ड ऑर्डर, मतलब एंटीबायोटिक के कई सारे सीरीज़ हैं, फर्स्ट ऑर्डर सीरीज, सेकंड ऑर्डर एंटीबायोटिक, थर्ड ऑर्डर एंटीबायोटिक, थर्ड ऑर्डर दे दिया जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, जिसको हम बाद में देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग वाला दे दिया, वो बैक्टीरिया खा पी करके मर तो गए, कुछ उसमें बचे, उसमें भी तो कुछ हल्क होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, वो उसके खिलाफ डेवलप कर लिए रेसिस्टेंट, और बाद में उससे भी नहीं मरने लगे। तो कहने का मतलब है समवेयर इट इज़ वी हु वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ मिनस, जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप होने के बाद ये बैक्टीरिया हो जाते हैं सुपर बग, और जब ये हो जाते हैं सुपर बग और मल्टीपल ड्रग से ठीक नहीं होते, तो इनको कहा जाता है XDR सुपर बग, सुपर बग, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट सुपर बग। और जब ये एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट सुपर बग, एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट सुपर बग, और जब ये मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट सुपर बग होते हैं, तब होते हैं ये मल्टीपल ड्रग MDR सुपर बग। और जब ये टीबी कॉज करते हैं बच्चों, ये दोनों बैक्टीरिया, तो उस टीबी को MDR या XDR कहा जाता है। हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आइए कंजुगेट वैक्सीन क्या होती है। एक वैक्सीन होती है जिसको बॉडी में आपने अगर लगा लिया, तो वैक्सीन क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के बॉडी को तैयार रखती है। भविष्य में फिर कभी वो पैथोजन आता है तो उस पैथोजन को वो मार के भगा देती है। ये बात तो समझ में आ गई होगी, हम लोगों ने वैक्सीन कहीं ना कहीं पढ़ा है क्लास में, आप सभी ने क्लास किया होगा तो याद होगा, नहीं किया है तो आप बायोटेक्नोलॉजी की जो क्लासेस हैं वीडियो पढ़ा हुआ वहाँ देख लें। वैक्सीन में जो नॉर्मल वैक्सीन होती है उसमें आप क्या करते हैं, डेड वायरस या एटेनुएटेड, इसको आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं। इंजेक्ट कराते ही क्या होता है बच्चों, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी बनकर के क्या करती है, ये एंटीबॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है किसके खिलाफ, भविष्य में आने वाले उस वायरस या उस बैक्टीरिया के खिलाफ जिसकी आपने वैक्सीन ली है। ठीक है बच्चों, कुछ समय के बाद ये एंटीबॉडी वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है,
और जब ये वीक होने लगती है तब क्या होता है, दोबारा से वो इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस एंटीबॉडी को कोई ना कोई एंटीजन बनाता है। ये वीक तब होता है जब एंटीजन वीक हो। ठीक है बच्चों, नॉर्मल वैक्सीन में क्या होता है, ये एंटीजन डाल दिया और एंटीबॉडी बनी, फिर कुछ दिन बाद इम्यूनिटी कम होती है, आप बूस्टर डोज ले लेते हो। लेकिन बूस्टर डोज सब तो लेते नहीं। आपने भी हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लिया होगा, 10 साल के बाद बूस्टर डोज लेना चाहिए, आपको पता भी नहीं होगा। तो बूस्टर डोज नहीं लेंगे तो हेपेटाइटिस बी का जो इंजेक्शन आपने लिया था वो इम्यूनिटी घट जाती है बच्चों, ले लेना चाहिए। आप भी जो देख रहे हो वीडियो वो ज़रूर लेंगे अगर उन्होंने हेपेटाइटिस बी का या उनके परिवार में किसी ने इंजेक्शन लगवाया है और 10 साल हो चुके हों, तो यू मस्ट गो फॉर बूस्टर डोज। ठीक है बच्चों, अब नॉर्मल जो वैक्सीन है उसमें वीक एंटीजन था, एंटीबॉडी कुछ दिन के बाद वीक पड़ गया। अब क्या कर दिया आपने, अब जो वैक्सीन बन रही है वो बन रही है कंजुगेट वैक्सीन। कंजुगेट वैक्सीन, और कंजुगेट वैक्सीन में क्या कर रहे हैं बच्चों, ये वीक एंटीजन तो रह रहा है, वीक एंटीजन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एंटीजन जोड़ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीजन। ठीक है, और जब वीक एंटीजन और स्ट्रॉन्ग एंटीजन दोनों जोड़ करके वैक्सीन बनाते हैं तो इन दोनों के प्रभाव से जो एंटीबॉडी ब्रदर्स बनते हैं, मैं ये टर्म आपको कहीं मिलेगा नहीं, एंटीबॉडी ब्रदर्स, आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। एंटीबॉडी ब्रदर्स जो बनते हैं वो वीक और स्ट्रॉन्ग के दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे, और जब ये दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे तो एक अगर वीक भी पड़ेगा तो दूसरा उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा। और उस स्थिति में क्या होगा बच्चों कि जो इन्फेक्शन है उसका चांस खत्म हो जाएगा। किसका इन्फेक्शन, जो एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट है उसका भी। तो ये जो वीक एंटीजन प्लस स्ट्रॉन्ग एंटीजन का कॉम्बिनेशन है उससे बनता है कंजुगेट वैक्सीन। और ये कंजुगेट वैक्सीन जब टाइफाइड के अगेंस्ट बना, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, और जब ये टाइफाइड के अगेंस्ट बना तो इसको कहते हैं टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, और जो कि पाकिस्तान सद्बुद्धि आने के बाद इसको अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूज कर रहा है बच्चों। एंड पाकिस्तान बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग कंजुगेट वैक्सीन और टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। तो ये कुछ बातें थी आपसे मैंने आपको बता दी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है वो एक संस्था है गावी, इसके बारे में आप जान लीजिए। गावी क्या है मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग गावी पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, कंजुगेट वैक्सीन आप समझ गए हैं, और कंजुगेट वैक्सीन को पाकिस्तान जो है अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसको सम्मिलित किया हुआ है। और ये सम्मिलित करने के लिए WHO और गावी के इनिशिएटिव से पाकिस्तान को फंडिंग होगी। और आइए चलिए हम लोग जान लें, फंडिंग जो होगी वो आपको मैं बता दूं WHO करेगा, यूनिसेफ करेगा और गावी करेगा। तो आप WHO जानते हैं, यूनिसेफ जानते हैं, गावी को देख लेते हैं। गावी क्या है बच्चों, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव। ये क्या है बच्चों, एक संस्था है, एक संगठन है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करती है।
क्या करती है, कौन सा काम, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, यानी दुनिया में हम लोगों को कुछ जो प्रमुख बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन बन चुकी है उसको इम्यूनाइज करेंगे दुनिया में। मोस्टली इट इज अफ्रीकन कंट्री और आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्री। और इसको करने के लिए उस देश की गवर्नमेंट पब्लिक पार्टी के रूप में और कुछ प्राइवेट पार्टीज हैं बच्चों जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करती हैं, जैसे कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, वो भी गावी के साथ लगा हुआ है। तो आप लिख सकते हैं इसमें पब्लिक प्राइवेट में WHO है, यूनिसेफ है, SEF है, सॉरी CEF है, CEF मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, इसको आप C कर लीजिएगा, दिस इज यूनिसेफ। WHO, यूनिसेफ, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान गवर्नमेंट, इमरान खान महोदय, इंडिया होगा तो इंडियन गवर्नमेंट, ये जो है इसमें जो भी पैसे लगते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये गावी के बारे में और कंजुगेटेड वैक्सीन के बारे में कुछ जानकारी थी। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, सब कुछ आया हुआ है, बिल्कुल सही सही दिख रहा है। और चलिए एक टॉपिक और आज के लिए मैं आपके लिए चुन के लाया था और बहुत इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार है, स्पेस रिसर्च से भी जुड़ा हुआ है और आपके स्पेस रिसर्च के करंट अफेयर को भी ये कवर करेगा। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं बच्चों, दीज ऑल आर रिलेटेड विद साइंस टेक एज वेल एज एनवायरमेंट, सो दे आर वेरी मच पोटेंशियल टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पक्का आएंगे, यहाँ से देखिएगा, और मेंस में भी आएंगे। अगला जो है बच्चों टॉपिक है वो है स्पेस बेस्ड इंटरनेट। स्पेस बेस्ड इंटरनेट। अब आप कहोगे सर आपने ये नया क्या है, आपने तो हमें पढ़ाया ही है कि जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं उससे हम इंटरनेट पाते हैं, वो भी तो स्पेस बेस्ड है। मैं कहूँगा हाँ बच्चे, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, लेकिन ये नया इनिशिएटिव है, ये नया खुराफात है, या यूँ कह लीजिए खुराफात कहना गलत होगा, इलॉन मस्क साहब के दिमाग की उपज है। इलॉन मस्क वही व्यक्ति जो स्पेस एक्स के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं। ठीक है, इनकी जीवनी जरूर आप पढ़िए, बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति हैं। और इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, कहाँ की है ये, USA की। और इसने डिसाइड किया है कि हम स्पेस बेस्ड इंटरनेट देंगे। तो आप कहोगे सर इसमें नया क्या है? नया ये है बच्चों कि इन्होंने जो इसका नाम दिया है वो बड़ा अच्छा है, उसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। पहला नया क्या है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, स्टारलिंक प्रोजेक्ट नाम दिया है, नाम ही अच्छा है। अब नाम अच्छा है तो इसको पढ़ना जरूरी है। किसका है ये प्रोजेक्ट? स्पेस एक्स कंपनी का। किस लिए बच्चों? टू डेवलप स्पेस बेस्ड इंटरनेट। और ये इंटरनेट आपको फ्री में या मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में मिलने वाला है। अभी तो आप पैसे देते हैं ना, अभी भी फ्री के नाम पे भी आप पैसे देते हैं, बट द टाइम विल कम जब ये आपको फ्री या मिनिमल कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, अब जरा सोचिए, स्टारलिंक प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स का, और इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने अभी अभी कुछ दिनों पहले 60 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 60 सैटेलाइट्स, और कहां पे लॉन्च किए हैं? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अब आपका ध्यान आना चाहिए, अब आपको थोड़ा समझदारी से सोचना चाहिए, अपने से प्रश्न करना चाहिए। अच्छा, लोअर अर्थ ऑर्बिट
कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो हम लोग लॉन्च किए हैं उतनी दूर ले जाके जियो स्टेशनरी में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये लॉन्च कर दिया 60 सैटेलाइट। और क्या कह रहा है कि वी नीड 42,000 सैटेलाइट। कितने? एक दो नहीं, पूरे 42,000 सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे। कहाँ पे लॉन्च करेंगे? लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए, ताकि हम स्पेस बेस्ड इंटरनेट फ्री और मिनिमल कॉस्ट में ग्लोबल कवरेज के साथ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है बच्चों, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं आप देख लीजिए, सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इनिशियली इट इज इन न्यूज बिकॉज इट हैज लॉन्च 60 सैटेलाइट्स टू स्टार्ट स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम भविष्य में फ्री और मिनिमल कॉस्ट का 24/7, याद रखिएगा 24/7 इंटरनेट की सेवा पूरे विश्व में ग्लोबल कवरेज के साथ, फ्री एंड मिनिमल कॉस्ट के साथ पूरे विश्व में दें, जिसके लिए उन्हें 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने होंगे, और वो भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में। अच्छा, ये इंटरनेट बेस्ड सर्विस जो स्टारलिंक का होगा, ये 2G 3G नहीं होगा, ये तीव्र होगा। 5G भी हम नहीं कह सकते, बट येस इट विल बी समवेयर इन 4.5G। दैट मीन्स स्पीड विल बी इनॉर्मसली हाई, और ये ग्लोबल कवरेज की बात कर रहे हैं और 42,000 सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर नया तो काफ़ी कुछ हो गया, तो ये 42,000 सैटेलाइट जब लॉन्च कर देंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में तो क्या स्थितियां होंगी? तो ये सारे चैलेंजेस हैं बच्चों जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे हम लोग बात करें। ठीक है, बेनिफिट और चैलेंजेस क्या हैं हम लोग देख लेते हैं फटाफट। प्रोजेक्ट समझ में आ गया, स्पेस बेस्ड इंटरनेट। पहले वाला भी था, पुराना वाला भी था स्पेस बेस्ड इंटरनेट, अब वाला भी है। अंतर क्या है इसको समराइज मैं कर देता हूँ। What were the difference from earlier to this new Starlink project of SpaceX? SpaceX कंपनी ने ये Starlink प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो पहले से अब में नया क्या है? पहली बात ऑर्बिट, जो कक्षा है, ये न्यू वाले का मैं लिख रहा हूं, इधर ओल्ड जो आप अभी यूज कर रहे हैं और जिसमें मेरा प्यारा प्यारा चेहरा आप तक पहुंच रहा है और ये डिस्कशन पहुंच रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये नए वाले में जो ऑर्बिट है वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा। और जो पुराना वाला है उसमें आप कहां लॉन्च करते हो? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, हिंदी में भू तुल्यकालिक या स्थैतिक कक्षा। कितनी ऊंचाई पे है? 36,000 किलोमीटर। सब भूल तो नहीं गए या याद है? और ये कितना है? आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना ताकि आपको याद रहे। पहला अंतर है जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट पुराना वाला था वो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट से मिलता था। अब जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक नाम कितना अच्छा रखा है इन्होंने, स्टारलिंक, तारे से जोड़ देंगे हम आपको, वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट का प्रोजेक्ट। ठीक है बच्चों, दूसरा है लेटेंसी। लेटेंसी मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन गई और इंफॉर्मेशन आई और बीच में जो ट्रांसफर लैग है, जो टाइम है, वो क्या होगा? तो जो ट्रांसफर लैग होता था बच्चों, इस केस में वो ज़्यादा था क्योंकि दूरी ज़्यादा थी। सिग्नल जाएगा 36,000 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा और दौड़े दौड़े आएगा, तो इट विल टेक 600 मिली सेकेंड्स। आपको क्या लगा था घंटों लग जाएंगे ना? 600 मिली सेकेंड, दैट वॉज द लेटेंसी पॉसिबल इन ओल्ड सिस्टम जो कि जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस में है। यहां लेटेंसी कितनी है? कम है बच्चों, और वो है 20 से 30 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड
यानी लेटेंसी कम, लेटेंसी कम यानी डाटा की स्पीड अपने आप बढ़ गई। देख लो, ये विज़न है कि ये नज़दीक में ही हम करते हैं, ढेर सारे सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे, पैसे की कमी है नहीं, दुनिया हमें स्पॉन्सर कर देगी, हम इलोन मस्क हैं। जहाँ एक सैटेलाइट लॉन्च करने में हालत ख़राब होती है पूरे कंट्री की, ये 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन दिस। ठीक है बच्चों, सो लेटेंसी क्या है न्यू स्टारलिंक प्रोजेक्ट में या स्टारलिंक प्रोजेक्ट में कम है। ठीक है बच्चों, अब तीसरी बात करते हैं, तो तीसरी बात में कवरेज एरिया की बात करते हैं। कवरेज एरिया, कवरेज एरिया जो नए वाले में है बच्चों वो वेरी लेस, वेरी लेस, इसीलिए नंबर ऑफ सैटेलाइट बहुत सारे हैं। गलत है, सैटेलाइट्स ज़्यादा है और यहाँ कवरेज एरिया मैक्सिमम है और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कम है। तो 3 से 4 सैटेलाइट हैं तो आप जो है काफ़ी कुछ रीजनल जो सैटेलाइट इंटरनेट है आप दे सकते हैं। तो मैक्सिमम कवरेज है आपका ओल्ड वाले में, न्यू वाले में कम कवरेज है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है बच्चों कि जो डाटा की स्पीड होगी वो तेज़ हो जाएगी और लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना कहीं ज़्यादा सस्ता है और कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, फेलियर्स के चांसेस कम हैं। हायर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन होता है, इसलिए इसको प्रीफर किया जा रहा है और इसको जो है ओल्ड मान लिया गया है। ये है स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्पेस एक्स का। ये तो आपका एक दोनों का तुलनात्मक अध्ययन था जिसको आप जानते हैं। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे और नुकसान का लेखा जोखा भी आपके पास होना चाहिए। फ़ायदे और नुकसान का लेखा जोखा, यहाँ इसकी कुछ कमियां हैं वहीं से ही शुरू करते हैं। इसकी जो बच्चों सबसे बड़ी कमी है, ये जो टेरेन अनइवन है, अनइवन मतलब टोपोग्राफी अनइवन हो, पहाड़ हो, जंगल हो, वहाँ पे आपको पता है सिग्नल चला जाता है। होता है ना ऐसा, कहीं घर में ही अंदर बैठ गए तो वहाँ सिग्नल चला गया, सिग्नल कम आ गया। तो ये जो समस्या है इसमें ओल्ड वाले में वो न्यू वाले में नहीं रहेगी। तो बेनिफिट यहीं से शुरू करते हैं, बेटर एक्सेसिबिलिटी। बेटर एक्सेसिबिलिटी रहेगी तो आप जो है, जो आप सिग्नल पकड़ने के लिए छत पे जाते हैं, कभी कभी सिग्नल चला जाता है और आपके वो जो दोस्त हैं इंतज़ार करते रह जाते हैं, तो ऐसी समस्याओं का समाधान एलॉन मस्क के पास है स्टारलिंक प्रोजेक्ट से। ठीक है बच्चों, तो आने वाले समय में बेटर एक्सेसिबिलिटी मिलने वाली है। तो पहला बेनिफिट में आप लिख सकते हो, पहला बेटर कवरेज सिग्नल्स, सिग्नल के फॉर्म में लिख लो, अच्छे सिग्नल्स, गुड सिग्नल्स विल बी देयर। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इस पे थोड़ा डिबेट हो सकता है बच्चों। कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे जो एलॉन मस्क और स्टारलिंक कंपनी वो कहती है कि अगर हम मोनोपोली कर लेंगे, पूरे विश्व में अपना ही एक प्रोजेक्ट कर लेंगे तो इंटरनेट हम ही से लोग लेंगे और हमें लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना है। लेकिन दूसरी बात वहीं पे ये देखने को मिलती है बच्चों, लोअर अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट की लाइफ कम होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इतना सब कुछ अगर आप डाल दोगे तो कैसलर सिंड्रोम याद कर लेना, यानी कि वो आपस में टकरा गए, टकरा के छोटे छोटे टुकड़ों में बदले, वो छोटे टुकड़े फिर टकराए, उसके कारण जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है इट विल बी लाइक मछली बाजार। और उस केस में क्या होगा, बाकी जो सैटेलाइट हैं वो भी अपनी इज्जत बचा के भागना शुरू करेंगे कि क्या पता हमें भी तोड़ फोड़ दो, और ऊपर के सैटेलाइट आप लॉन्च करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और इसके चैलेंज यहीं से शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो लग रहा था अब तक, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए 42,000 सैटेलाइट से जब आप लोअर अर्थ ऑर्बिट को भर दोगे, उस केस में
क्या होगा, केस्लर सिंड्रोम जो कि एक हाइपोथेटिकल घटना लग रही थी वो सच्चाई के काफ़ी करीब होगी। और उसके बाद क्या होगा ये मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में मेंशन किया है बच्चों, तो इसको जोड़ लीजिएगा आप। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस अभी हम लोग बेनिफिट देख रहे हैं, स्टार मैंने लगा दिया है और इसको आप केस्लर सिंड्रोम से जोड़िएगा ताकि आप अभी जब मैं चैलेंजेस लिखाऊं तो आप समझ सकें कि वो चैलेंजेस क्यों होंगे। ठीक है बच्चों, और पढ़ने का तरीका आपका यही होता है, कॉज और इफेक्ट अगर आपको क्लियर हो जाए तो कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं होता कि जिसको आप अच्छे से समझ ना सकें, उसको लिख ना सकें और एक दूसरे को बता ना सकें। तो दिस इज़ द अप्रोच कि आप जानते रहें कि यहाँ कैसे समस्याएं आएंगी और यही आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट और यू आर सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होना चाहिए बच्चों। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा ऐसा कंपनी का मानना है। अच्छा, तीसरी बात है कि 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी विदाउट इंटरप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कभी पता चला ओशन के अंदर जो आपका फाइबर केबल है, ऑप्टिक्स फाइबर वाला, वही टूट गया, डैमेज हो गया, वही बन रहा है, ढूंढा जा रहा है, तो सम टाइम बिग इंटरप्शन इज देयर। और उस केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड विथ इंटरनेट, ऑल द बिजनेस इकोनॉमी एंड एवरीथिंग, और उसमें फिर एक बहुत बड़ा गैप आता है बच्चों। तो ये अनइंटरप्टेड होगा। अनइंटरप्टेड होने से चीज़ें ईजी तो होंगी, और कहते हैं कि रिवॉल्यूशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाएगा एक क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी परिवर्तन किसमें? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये नया शब्द है आपके लिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ऐसी सेवाएं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, ऐसी सभी सेवाएं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, और ऐसी सभी सेवाएं जो फ्यूचर में इंटरनेट से जोड़ी जाएंगी, वो सब कुछ कही जाती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चाहे आप वो कोर बैंकिंग सिस्टम देख लें, एटीएम देख लें, टेलीकम्युनिकेशन देख लें, ब्रॉडकास्टिंग देख लें, एवरीथिंग इज टर्न्ड एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और फ्यूचरिस्टिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ऑटोमेटिक कार ड्राइव। क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख दे रहा हूं, ऑटोमेटिक कार ड्राइव। ठीक है बच्चों, अब ऑटोमेटिक कार ड्राइव आप चल दिए अभी लॉन्ग ड्राइव पे अपने बिलवड वन के साथ। लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं और सिग्नल ही चला जाए, ऑटोमेटिक कार रह के क्या करेगी? फिर आपको ही धक्के लगाने होंगे, कार ड्राइव करनी होगी। तो ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, फ्यूचरिस्टिक जो एस्पेक्ट है, उसको करने के लिए आवश्यक है कि आप पास अनइंटरप्टेड विथ फुल कवरेज सिग्नल हो, जो 24/7 उसकी इंटेंसिटी ना गड़बड़ हो, जिसके लिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, जिसको हम स्पेस इंटरनेट इन स्पेस बेस्ड इंटरनेट जो भी कहते हैं, स्पेस बेस्ड इंटरनेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इट विल रिवोल्यूशनराइज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेटिक कार ड्राइव, एक मैंने उदाहरण दे दिया। और ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई इसलिए पड़ रहे हैं बच्चों कि इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आप जानते रहिए। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस की और फटाफट इसको ख़त्म कर लेते हैं। चूँकि आपको मैंने केस्लर सिंड्रोम बताया है, अब केस्लर सिंड्रोम बताया है तो पहला चैलेंज यही है कि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा है और पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन
पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन होगा, और जब ऐसी संभावना होगी कि टक्कर होगी तो वो टक्कर स्पेस डेब्रीज में बदलेगी, और इतना स्पेस जंक होगा, स्पेस डेब्रीज, स्पेस जंक या अंतरिक्ष कचरा इतना सारा हो जाएगा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट विल लुक लाइक आजादपुर मंडी, सब्जी मंडी, मछली बाजार खूब सारे हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करना, प्रोजेक्ट चलाना कठिन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये केसलर सिंड्रोम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात, जब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में आप कूड़ा फैला देंगे तो क्या होगा? आप यहां नीचे से दूरबीन लगा के देख रहे हैं किसी सेलेस्टियल बॉडी को, आप उसके लोकेशंस को ट्रेस कर रहे हैं पिछले 20 साल से, उस पर आपका अध्ययन चल रहा है। अब वो सेलेस्टियल बॉडी आप न देख के इन्हीं, चूंकि ये ढेर सारे उपग्रह होंगे, आप इन्हीं को देखने लगेंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। कहने का मतलब जो सेलेस्टियल बॉडी रिसर्च चल रहा था आपका अर्थ से, दैट विल बी हैम्पर्ड। आप ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों को देख ही नहीं पाएंगे, ये झुंड बना करके वहाँ होंगे, तो अर्थ से विजिबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ योर यूनिवर्स। तो इसको आप लिख सकते हैं कि कैन ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन ऑफ साइट, line of sight for other celestial body will be obstructed। तात्पर्य ये है बच्चों, हिंदी वर्जन, कि बाकी जो ब्रह्मांडीय पिंड हैं उनको देखने के लिए जो नज़र आपको चाहिए क्लियर कट, वो नहीं रह जाएगी, क्योंकि वहाँ पे तो 42,000 सैटेलाइट घूम रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो आप फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है सेलेस्टियल बॉडी की, वो पृथ्वी पर बैठ करके मुश्किल हो जाएगी। और तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड, ये जो सैटेलाइट होंगे इसमें कुछ ना कुछ लाइट सोर्स होगा, और ये टिमटिमाएंगे, तो इट विल इंक्रीज लाइट पोल्यूशन इन स्पेस। इसको टर्म दिया जाता है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन इन स्पेस। बहुत इम्पैक्ट तो नहीं है लाइट पोल्यूशन का, बट यस, ये लाइट पोल्यूशन ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोज हु आर इंगेज्ड इन सेलेस्टियल एक्सप्लोरेशन, जो एस्ट्रोनॉमी में अपना जिनका इंटरेस्ट है। तो ये बच्चों कुछ थी स्टारलिंक प्रोजेक्ट, स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपके करंट अफेयर में इम्पॉर्टेंट है। ये 4 टॉपिक आज मैंने कवर किया है, और ये जो कवरेज है वो प्रीलिम्स कम मेंस दोनों में आपको काम आने वाला है। नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, और फ्लो चार्ट अगर बना करके चीज़ों को जोड़ करके अगर आप लिखना सीख जाते हैं तो पक्का मैं बता दूं आपको नंबर बरसेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।